डॉक्टर गौहर इजाज़ साहब, मुझे बताइएगा कि सूरत हाल भी अगेन इंटरेस्टिंग है। आपका 600 अरब का शॉर्टफॉल है, उसको आईएमएफ ने सरफे नज़र किया है, क्यों किया है? बड़े टारगेट्स पर तो बहुत सख्ती से अमल दरामद करवाते हैं, सो दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेकिन अब क्योंकि बिजली पे भी अभी बात हो रही थी, आपने बात सुनी कि कहाँ कहाँ काट सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ सोलर, कुछ माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी को दुरुस्त करार दिया है हुकूमत की। उनका ये कहना है कि साबका पॉलिसी के तहत जो सोलर लगवाने वाले जो कंज्यूमर्स थे, उनकी लागत के मुकाबले में तो कहीं ज्यादा महंगी बिजली खरीदी जा रही थी, और इसकी फी यूनिट जो पैदावारी लागत थी वो 6 से 8 रुपए बनती है, जिसे हुकूमत 27 रुपए के हिसाब से खरीद रही थी। जबकि बिजली के बिलों में ये नर्क जो हैं ये आम सारिफ के लिए ऑन एवरेज 47 रुपए फी यूनिट थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोलर पैनल रखने वाले अफराद जो हैं उनका ये कहना है कि अब ये क्यों, कैसे मुमकिन है कि हुकूमत को हम 10 रुपए फी यूनिट बिजली देकर वही बिजली हम 47 रुपए के हिसाब से वापस खरीदें। मेहर, आपका पहले पॉइंट जो आप डिस्कशन थी, मैं उसको कंप्लीट कर लूं कि एब्सोल्युटली सर, नजीब साहब ने जो बात की उसमें दो चीजें और हैं। दो चीजें और है। एक एफसी सरचार्ज जो पूरा सर्कुलर डेट है उसका भी सूद का बिल कंज्यूमर से लिया जाता है, हर क्वार्टर में उसका एफसी सरचार्ज डालते हैं। वो पिछले साल में 24% सूद पे था, 12 रह गया। तो एफसी सरचार्ज 3.54 आ रहा था, वो आधा रह गया। उसके अंदर भी 1.5 रुपए की गुंजाइश है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा हमने स्ट्रक्चर टैरिफ जब किया था उसमें हमने पीक टैरिफ लगाया हुआ है, जो हमारा पीक टाइमिंग होते हैं 7 बजे से 11 बजे के दरमियान, और वो 6-6 रुपये यूनिट ज़्यादा था। अगर वो पीक टैरिफ उस वक्त लगाया था जब हमारे पास बिजली नहीं थी और हम डिस्करेज करना चाहते थे कि 7 से 11 बजे तक बिजली इस्तेमाल ना की जाए या कम की जाए, और लोग जो है उसकी जो है उसको टैरिफ के थ्रू 6 रुपये यूनिट बढ़ा के हमने पीक और ऑफ पीक इंट्रोड्यूस किया था। मैंने इसकी स्टडी मुकम्मल की है और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जब हमने 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि अगर आप ये पीक टैरिफ का टाइम का जो टैरिफ है ये ख़त्म कर दें सारों के लिए, तो ये आपका रेवेन्यू न्यूट्रल हो जाएगा और 2 रुपये यूनिट आपको यहाँ से मिल सकेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। अगर आप सिर्फ जो है आज आपके पास टोटल लोड समर में पीक 21 से 22,000 मेगावाट होगा, जबकि आपके पास 43,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, 20 रुपये की कैपेसिटी बंद करके दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ 10% अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें, सिर्फ 10%, और आप इस टैरिफ को 6 रुपये से जो आपका पीक है इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दें, तो आपका रेवेन्यू न्यूट्रल हो जाएगा इस 2 रुपये से। तो वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ऑल्सो, ताकि हम रेवेन्यू को जो है पूरा करें लेकिन अपनी कैपेसिटीज को इस्तेमाल करें और कंज्यूमर को इसका बेनिफिट दें। तो ये तमाम चीज़ें मिला के 10 रुपये यूनिट बन जाती हैं मेहर, जो कि इस वक्त मौजूद है। मैंने 2 पॉइंट्स और आपको 3.5 रुपये के दे दिए। अब आपकी बात, दूसरी बात आई इकॉनमी के ऊपर। देखिए, ये हम जो सारी बातें कर रहे हैं जो 3 साल से हुआ, हमने ये शुरुआत कहाँ से थी? $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया 2022 में। हमने उसको कहा 6% जीडीपी ग्रोथ हो गई है, बट वो जीडीपी ग्रोथ क्या थी? सारी की सारी करंट अकाउंट डेफिसिट थी। $20 बिलियन 360 बिलियन या $70 बिलियन का $20 बिलियन बनता है, सारा हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कर दिया। दुनिया ने हमें कहा ये पैसे कहाँ से लाओगे भाई? हमने जाके $9 बिलियन अपने दोस्त ममालिक से उनको करंट अकाउंट में डिपॉजिट रखा, जिसको हमने हर साल रोल ओवर करते हैं। जो हमारी $26 बिलियन की आज रीपेमेंट है, उसमें से $4 बिलियन का सूद है, 22 बिलियन की रीपेमेंट है, जिस 22 में से 9 बिलियन ये है जो हर साल रोल ओवर करना पड़ता है, ये हमारे पे प्रेशर है। बाकी कर्जा $13 बिलियन का है जो हमने पे करना है नॉर्मल टर्म्स में मल्टीनेशनल्स के साथ और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ। अब इसके लिए IMF प्रोग्राम आया, IMF प्रोग्राम ने हमें सख्ती की, उसने कहा कंजम्पशन अपनी तोड़ो, उसने कहा अपना इंपोर्ट का बिल तोड़ो। हमने करेंसी 170 की 280 कर दी, और हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन का जो है हम कहते हैं सैलाब आ गया। हर आदमी इस महंगाई के नीचे दब गया। अब 1 साल से आपकी करेंसी डिवैल्यू नहीं हुई। पिछले साल भी आज के दिन 280 थी, आज भी 280 है। आपकी इन्फ्लेशन 2% पे आ गई है। इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ सस्ती हो गई है, ये इसका मतलब ये है कि महंगी होनी बंद हो गई है, क्योंकि करेंसी डिवैल्यू नहीं हुई। हर चीज़ इंपोर्ट होती है, हर चीज़ डॉलर के अंदर बेस्ड है, तो महंगाई बढ़नी बंद हो गई है, महंगाई कम नहीं हुई। अब जब महंगाई बढ़नी बंद हुई इस 1 साल में तो स्टेबिलिटी आई। अब स्टेबिलिटी के बाद हमारा इंटरेस्ट रेट 22% का हमने IMF से एग्रीमेंट किया था पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स रखने हैं, तो आज आप 12 पे खड़े हैं। मेरा अब सवाल है, इकॉनमी नहीं चल सकती 12% के सूद पे। हम स्टेट बैंक जो है कहता है कि इस वक्त बेस जो आप लाइन गिन रहे हैं पिछले मार्च की,
मई जून में जाएंगे तो हमारी कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, जो हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के मुकाबले में 8 पे आ जाएगी। तो हमारी मुल्क की हिस्ट्री कहती है कि हमने 1% पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रखा है, हमें इंटरेस्ट रेट को पहले तो 9 लाना होगा, क्योंकि आपने जब अपनी इकोनॉमी को 22% इंटरेस्ट रेट और 13 सेंट की बिजली पे रखा तो कोई चीज नहीं चल सकी, ना चल सकती हो गया सब कुछ, ना प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ आई, ना मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आई। हम सारे वेंटिलेटर पे एक साल ये दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हमें वेंटिलेटर से उतारे। अब हमारा टेक ऑफ का पॉइंट है, और टेक ऑफ पॉइंट में क्या कहता हूं, अभी भी हम उससे दूर हैं। हम 12% सूद पे टेक ऑफ नहीं कर सकते, हमें 9% पे लाना होगा। हम उस अगर 8 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 5 से 7 IMF ने कहा है कि हमें रखना चाहिए, तो 5 से 7 रखने के लिए अगर हम 9% सूद रखेंगे तो आप अपनी कॉस्ट घटाएंगे। तो जो अगर 600 बिलियन की आपने बात की, 600 बिलियन रुपए हमने, उन्होंने रेवेन्यू टारगेट हमारा कम किया, मैं ये सिर्फ 3% की बात करूं तो ये 3% जो है वो 50 ट्रिलियन पे कर्जे पे 1.5 ट्रिलियन बन जाता है। तो आपको और मुल्क में लोगों पे टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपना खर्चा कम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा खर्चा हमारा सूद का बिल है। हमने अपने अगर बजट देखे तो 9.7 ट्रिलियन सूद का बिल रखा था अपने खर्चे में से। फेडरल गवर्नमेंट का 18 ट्रिलियन का तकरीबन खर्चे का बिल था, जिसमें से 9.7 मोर देन 50% हमारा सूद का बिल था। तो सूद का बिल हमें, अगर ये आप जाते हैं तो आज अगर आप देखें तो बैंकों ने 32 या 33 ट्रिलियन रुपए डिपॉजिट है, उसके अंदर से 31 ट्रिलियन हुकूमत को दिया हुआ। तो प्राइवेट सेक्टर के पास जो है जितना डिपॉजिट अवाम का है वो सारा वहां पड़ा हुआ। अब मैं ये बोलता हूं कि इकोनॉमी अगर अब हमें चलानी है, कर्जा कैसे उतरेगा? कर्जा तो उतरेगा कारोबार करके। नया कर्जा लेके इकोनॉमी नहीं चल सकती, नया कर्जा लेके 25 करोड़ अवाम को जॉब्स नहीं मिल सकते। काम तो हमें करना होगा, आवाम को काम तो करना होगा, बिजनेस कम्युनिटी को। और बिजनेस कम्युनिटी तब काम कर सकती है जब आप हमें कंपेटिटिव करेंगे, कम से कम रीजन के बराबर हमें कोई स्पेस तो दें। तो मैं एक फॉर्मूला कहता हूं 9 का, 9 सेंट्स की बिजली। मैं कहता हूं 9 सेंट्स की बिजली, 9 सेंट्स का इंटरेस्ट। ये 9 के ऊपर आप कम से कम हमें एक जो है ब्रीदिंग स्पेस देते हैं हमारी इंडस्ट्री को, कि हम जाएं दुनिया से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पकड़ सके। इसमें बांग्लादेश की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाइना की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। हमें इस अपॉर्चुनिटी को मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू लेना है। हम दोबारा से कहीं से कर्जा लेके 3 बिलियन 5 बिलियन डॉलर लेके नहीं चल सकते। हमने 22 बिलियन डॉलर साल का उतारना है। ये 22 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट के थ्रू उतरना है। आज 30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, ऐसा ही है सर, और डॉलर की एक्सपोर्ट है हमारे पास। उसने 52 पे जाना ही जाना है मेहर, उसके बगैर गुजारा नहीं है। कब तक हम ये सांस लेंगे कि एक कर्जा लेके दूसरे को दे दो, दूसरे का लेके तीसरे को दे दो, हर साल जाके 9 बिलियन डॉलर रोल ओवर करा दो, 13 बिलियन डॉलर को कहो कि हमारे को रीशेड्यूल कर दें। रीशेड्यूलिंग नहीं मांग सकते तो बोलते हैं जनाब पैसे ले लें, वापस ले लें। बहुत अच्छा काम किया 3 साल, हम तकलीफ में चले गए थे पाकिस्तान, बट हम टेक ऑफ पे हैं। टेक ऑफ कब करेंगे? जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आप वायबल बनाएंगे। वो है 9 सेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पूरे रीजन में 6% का सूद है, हमारे यहाँ 12 रखा हुआ है। पूरे रीजन में 7 से 8 सेंट की बिजली है, हमारे यहाँ 13 है। हर दोनों चीजें अभी दुगनी है। हमें जो है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। नहीं सर, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए मसला ये अगेन इफ यू लुक एट द रेट्स, ये थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, आपकी वियतनाम है, ये कंबोडिया है, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान, केन्या, इथोपिया, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है। आई मीन द लिस्ट गोज ऑन। हमारी बिजली तो इन सब के मुकाबले में ज्यादा महंगी है ना, एंड वी हाईली इनकम्पिटिटिव। मगर इस सब के बावजूद हम देखते हैं वजीर तवानाई अवैस लगारी का ये कहना है कि हम जबान के पक्के हैं, बिजली की कीमत में कमी करके दिखाएंगे, और फिर ये खुशखबरी वजीर आजम खुद अवाम को सुनाएंगे, ये भी उन्होंने कहा था। हुकूमत पर तंकीद हो रही है कि अभी तक उन्हें IPPs के साथ मुआहदे हो चुके हैं, मगर इसका रिलीफ अवाम तक जो है वो मुंतकिल नहीं हो रहा। अलबत्ता फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माहाना बुनियादों पर बिजली की कीमतों में कुछ कमी जरूर आई है। तो ये 10 रुपए का जो ये खाकान नजीब साहब बात कर रहे हैं, डॉक्टर गोहर साहब, कि 10 रुपए बड़ी इजीली इनने गनवा दिए हैं। कुछ आपने बातें बताई, उसके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने आगे बात की। इफ दिस इज सो डुएबल एंड रीच के अंदर, और फिर 12% सूद की एक और इन्हें पूरी बात की कि 9 पे आना पड़ेगा, मसला क्या है? अगेन हमें गो अहेड नहीं मिल रहा IMF से, या एक प्लान मुरत्तब हमने नहीं किया हुआ, जामे प्लान, मसला क्या है? देखिए ना, यू हैव टू पुट अ पीस ऑफ पेपर टुगेदर, देन यू हैव टू डू योर नंबर्स, और फिर आपको फंड को भी कन्विंस करना है, और आपने इंटरनली भी कन्विंस करना है कि ये जो चीजें अभी आपने गिनवाई हैं, इनमें से एक्चुअल, ये तो हमने एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन आपके साथ की है कि इनमें से एक्चुअल मतलब आप डिमांड कितनी बढ़ा लेंगे अगर आप ऑफ पीक का जो टैरिफ है वो हटाते हैं। यानी कि अगर आप मार्जिनल प्राइसिंग पे जाते हैं तो डिमांड कितनी बढ़ती है। टैरिफ
का पाकिस्तान का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होने वाला है, इसमें कोई आरा नहीं हो सकती। मतलब हम बिजली ज्यादा बेचना चाहते हैं, डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, न्यूमरेटर अगर बढ़ जाएगा तो पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाएगी। सो अब आईएमएफ के साथ ये सारी जो कन्विंसिंग है, इसमें एक और प्लान भी चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान। क्योंकि ये मैंने लिखा था तो आई एम वेरी वेल अवेयर। अब आईएमएफ उसके तहत जो है वो सारा जो पावर सेक्टर है, जो गैस सेक्टर है, उसको चला रहा है। हाँ। ये भी याद रखिए कि गैस सेक्टर में भी एक सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है, क्योंकि हम रिंग फेंस नहीं कर पाए जो आरएलएनजी हमने डोमेस्टिक को बेची। सो वहां पे भी एक इशू है। तो ये एक मल्टी फैसेटेड से इश्यूज हैं जिनको हमने हल करना है। बट मैं आई थिंक जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, मैं फिर उस पर एम्फोसाइज करता हूँ। देखिए, आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। अगर अब भी हम प्राइसिंग चेंजेस पर रहेंगे तो ये बात बनेगी नहीं। हाँ। अगर आप जब तक पाकिस्तान को गुड फॉर ग्रोथ बियॉन्ड मॉनेटरी ईजिंग एंड बियॉन्ड जस्ट रिडक्शन इन प्राइसेस पे, जिसका मतलब ये है कि आपकी एक पैदावारी सलाहियत है ना, हाँ। आपकी एग्री की, आपकी फर्म्स की और आपकी लेबर की, दुनिया में ये भी तो सबसे कम है। पहले इसको भी तो समझे। फिर आप ये भी तो समझें कि अगर जरा सी भी इकोनॉमी को खोलते हैं, 95% हाई कंजम्पशन रेट है पाकिस्तान का, जो यूएस का नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने उसको कैसे ठीक करना है कि उसको सेविंग्स में ले जाएं और इन्वेस्टमेंट बढ़े। फिर देखिए ना, मतलब मैंने हमेशा बड़े अदब से बात की है कि ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी है ना, इसको मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा अरसा और इंतजार करना पड़ेगा, जब तक आप ये सारे काम कर सकें जो आपके सामने रखें। अब क्या ये काम आप प्राइवेटाइजेशन पे, ये बेचने गए, नहीं बिकी, सो दैट हर्ट्स, राइट? सो लेट्स होप कि हम ये काम फिर डीरेगुलेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, देखिए ना, फंडामेंटल काम किया है। आपको फंडामेंटल स्पेस चाहिए किस चीज के लिए? आपको किसने रोका है कि आप आज जाकर कहें कि हम राइट साइज करना चाहते हैं एक्सपेंडिचर्स को, ताकि हम डिवॉल्व कर दें 17 सब्जेक्ट? आपको किसने रोका है कि आप ये कहें कि आप डीरेगुलेट इस तरह करना चाहते हैं कि जो नहीं है वो 3 महीने में हम रूल आउट कर दें इन चीजों को, ताकि एक आसानी पैदा हो, ताकि ठीक है, कारोबार। राइट साइजिंग से भी किसने रोका है हुकूमत